कि किसी के लिए भी आप जब काम कर रहे हो तो अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर मत करो, अपने आप को परेशान करके मत करो। उससे एक फायदा होगा, आपने जितना भी काम किया ना, आप उसको करके, जो एक कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल, आप उसको भूल जाओगे कि मैंने उसके लिए कुछ किया था। तो जब भूल गए तो उसका बदला लेने की भी आपकी उम्मीद नहीं रहेगी। लेकिन जब आपने पर्टिकुलर एफर्ट डाला किसी आदमी के लिए, किसी बंदे के लिए, उसकी भलाई के लिए आपने कुछ मेहनत एक्स्ट्रा करी है और आपको लग रहा है कि यार अगर ये ना बीच में होता ना, मैं ना करता, तो कहीं ना कहीं आपको याद रह जाएगा और फिर आप ये सोचोगे कि मैंने इसके लिए उस टाइम पे वो किया था, देखो आज मेरा टाइम पड़ा ना तो वो कर देगा। और अगर उसने नहीं किया तो बस फिर आप वही है। तो घर का काम हो, आप उतना करो जितना आपसे अच्छे से हो रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आप जितना कर पा रहे हो उतना करो। आप दोस्ती यारी में है, रिश्तेदारी में है, स्टाफ में है, आप किसी के लिए भी तब तक करो, उतना करो जितना आप आराम से कर सकते हो। पैसे किसी को देने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको पैसे किसी को देने हैं, उतने पैसे दो उधारने में या उधार में या शगुन में या जिसमें भी, जो आप दे के भूल सको। अगर आपकी तनख्वाह तो है 10,000 और आपने किसी को दे दिए, किसी की शादी में 25,000 रुपए या किसी को 25,000 रुपए उधार दे दिए ऐसे को जिसका आपको कहीं ना कहीं एक डाउट है कि वो वापस नहीं दे पाएगा, कितनी वैल्यू आपके लिए है आपको पता है, आपने अपनी हैसियत से बढ़ के किसी को दे दिया पैसा, आपका भाई साहब अगर वो पैसा ना आया तो जिंदगी भर के लिए बात खराब हो जाएगी, हमेशा के लिए। और आपका उस पे से तो क्या पता नहीं किस किस पे से विश्वास भी उठ जाएगा, मान रहे हो। तो ये चीज होती है। तो इसीलिए एफर्ट या भलाई वहां तक करो जहां तक आपको परेशानी ना हो, फिर उस भलाई को करके भूल जाओ, फिर उस काम को करके भूल जाओ, तो आपको बदले की कोई भावना नहीं रहेगी कि ये भी मेरे लिए पलट के कुछ करे। और जब ये नहीं रहेगी तो आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, किसी पे बुरा नहीं लगेगा। ये वाली बात होती है। अब आपकी सास नंद बुराई कर रही है या कुछ भी है, ठीक है, आपको पता है कि भाई यहाँ से तो बुराई मिलनी है, तो आपको अच्छाई इतनी करनी है जितनी आपके मन को शांति देने के लिए जरूरी है कि भाई इतना मेरा काम है, मैं तो कर ही दूं, अब ये बुरा कहें भला कहें वो इनकी मर्जी। तो आप शांत रहोगे। ये चीज आप सभी जितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं ना, ये सब अप्लाई करके देखना। हेलो मेरी प्यारी सहेलियों, और स्वागत है आपका एक और आओ बहन बातें करें के एपिसोड में। और आज के जो क्वेश्चन है वो टोटल हैं 30। तो जल्दी जल्दी क्विकली कोशिश करूंगी जवाब देने की, सोल्यूशन देने की मेरी समझ के अकॉर्डिंग। देखते हैं कितने कवर हो पाते हैं, जो बच जाएंगे आई एम सॉरी एडवांस में। तो जी एक है जी, सबसे पहला देखो बच्चे से आया रिलेटेड, बच्चे की स्लो राइटिंग। अच्छा ये मैंने नोट कैसे किए, फर्स्ट कम फर्स्ट वाले हिसाब से। बच्चे की स्लो राइटिंग, पहला क्वेश्चन। स्लो राइटिंग मेरी आराध्या की भी थी। उसके लिए आप उसके पास बैठो, जब वो लिखने बैठे, अब मान लीजिए उसको लिखना है बॉय, तो आप बोलते चलो BOY, वो लिखता जाएगा, उसे रुकने मत दो बीच में। आप वर्ड मत बोलो, एक एक लेटर बोलो। आपको मान लो लिखना है अब्रॉड, तो ABROAD, उसको लगातार बोलते जाओ कि मैं बोल रही हूँ आप लिखो। तो उसका जो उधर उधर देखने का जो टाइम होता है ना, कहीं ना कहीं उसमें फोकस बच्चे का बिगड़ जाता है और वो टाइम उसका बच जाएगा। और जब आप ऐसी प्रैक्टिस उसकी करा लोगे 2 4 6 बार ही, तो आपको आश्चर्यजनक रूप से उसमें स्पीड में इजाफा देखने को मिलेगा। इसके बाद शुरू हो गए जी हमारे वही घर के सास जेठानी ननंद, नहीं खत्म हो रही है। कई लोग बोर हो जाते हैं ये वाले एपिसोड से, लेकिन जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है ना, उसे ही पता है, उसके लिए इससे बड़ा, इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तो मेरा फर्ज बनता है आप लोगों की सहेली होने के नाते कि कुछ जो मुझे समझ में आए मैं आपको बता दूं। एक आया है क्वेश्चन कि 4 मंथ मैरिज को हुए हैं उनकी, लेकिन उनकी जेठानी कमरे में ही रहती है, काम कुछ नहीं करती, ये सारा काम करती हैं, फिर भी सास उन्हें कुछ नहीं कहती। इस तरीके के 2 आए हैं कि जेठानी को कुछ नहीं कहती और मुझसे सारा काम कराती हैं। यहाँ मैं अपनी आप बीती के हिसाब से बताऊं, हो सकता है आप गलत सोच रही हो। एक नॉर्मल औरत सोच के देखो, वो अपने कमरे में क्यों पड़ी रहेगी, क्यों वो घर से मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रही, क्यों वो बाहर आके कुछ काम नहीं कर रही। किसी को भी पूरा दिन पड़े रहना, एक तो होता है कि आदमी काम नहीं कर रहा और बाहर मजे कर रहा है, वो समझ में आता है, लेकिन आदमी काम नहीं कर रहा और सिर्फ घर में पड़ा है, इट्स नॉट नॉर्मल। तो जब मैं डिप्रेशन में थी, पिछली बार भी बात आई थी डिप्रेशन की, तो मैं अंदर पड़ी रहती थी,
तो हो सकता है उस टाइम पे मेरी सास और देवरानी, और हो सकता है कि हुआ यही कि यही बात होती थी ना कि सारा दिन अंदर पड़ी रहती है, हम लोग काम करते रहते हैं। उनके हिसाब से क्या हो रहा था कि मैं बुरी हूं, मैं काम नहीं कर रही, और मैं क्या कर रही हूँ वो मुझे पता था कि मैंने अपनी लाइफ के सबसे गंदा टाइम वो बिता रही थी मैं। तो हो सकता है आप गलत सोच रहे हो, आपकी जेठानी को उनके हाल पे छोड़ दो, आप जो काम कर रहे हो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करो। रही बात सास की, तो भाई बच्चे अपने हो, मतलब माँ पर भी एलिगेशन लगते हैं कि बच्चों में भेदभाव करती है, और सास पे तो लगते ही लगते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये लॉटरी का टिकट है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। हो सकता है आप पे ज्यादा लाड़ प्यार मिलने का आरोप लगे, और हो सकता है आप ही आरोप लगा रहे हो। इट्स टोटली लक। तो मैं यही कहूंगी कि आप सॉर्टेड हो जाओ, उनको देखना बंद करो कि वो कमरे में है। हो सकता है वो बेचारी कहीं किसी और बात पे स्ट्रगल कर रही हो, या नहीं भी कर रही हो, मान लीजिए वो मजे ही कर रही हैं, अंदर ही पड़ी हैं, तो भी उनको उनके हाल पे छोड़ दो। आपकी अपनी लाइफ है, आप अपने हिस्से का समझ के काम करो, और नहीं होता तो जितना होता उतना करो। अपने ऊपर अगर आप जोर नहीं दोगे तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा। ये आए हैं दो, एक हस्बैंड अब्रॉड में हैं और सबसे बात करते हैं, लेकिन इनसे और इनके बच्चों से बात नहीं करते। और इसी तरीके से एक है जी के हस्बैंड जो हैं वो मतलब अब बात नहीं करते। ये अपने घर आई हुई हैं 5 साल से, और इनका कोई कनेक्शन नहीं है अब ससुराल वालों से। तो क्या करें, ये वाली बात आ रही है। तो दोनों ही कंडीशन में एक ही सलाह है कि हार्ड डिसीजन ले लो, क्योंकि लाइफ इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम किसी के लिए 5-10 साल इंतजार करें। इधर या उधर एक तरफ हो जाना ज्यादा सही है, बजाय ऐसे मझधार में लटके रहने के। और कहीं ना कहीं अगर आप इमोशनल जुड़ाव की वजह से नहीं हट पा रही है पीछे, तो मान लो कि जो इतना टच खत्म कर सकता है उस रिश्ते में शायद कुछ बचा ही नहीं है। तो अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा कि आप कोई हार्ड डिसीजन ले लें। एक आता है कि जी मैं कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, लेकिन जो भी करती हूँ उसमें रेगुलर नहीं रह पाती। मतलब लैंग्वेजेस बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत बड़े बड़े कमेंट्स हैं, मुझे बहुत देर लगी पढ़ने में और उन्हें शॉर्ट में लिखने में। ये तो मैं आपको मेन बात बता रही हूँ उनके क्वेश्चन की। तो वो रेगुलर नहीं रह पाती। उनके लिए फुल प्रूफ मैं बताऊं आपको प्लान, कि आप लंबे गोल मत सेट करो, छोटा सा टास्क लो, छोटे से टाइम पीरियड के लिए लो। अभी स्टार्टिंग में आप चाहे तो 2 दिन का ही बस रखो कि मुझे ये काम फला काम करना है, 2 दिन करना है, 1 हफ्ता करना है, 1 दिन करना है। केवल छोटे छोटे लो। जब वो छोटे छोटे पूरे होने लगते हैं थोड़ा उत्साह सा बढ़ता है, और फिर हम बड़े भी कर जाते हैं। ये चीज काम करती है। अगर आप रेगुलर नहीं रह पाते, मत रहो, एक्सेप्टेड कि मैं रेगुलर नहीं रह सकती। आप ना उस टाइम पीरियड को छोटा कर दो और फिर ट्राई करो। धीरे धीरे माना कि आप बिल्कुल रेगुलर नहीं हो जाओगे, बिल्कुल डिसिप्लिन में नहीं आ जाओगे, लेकिन फिर भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। करके देख। आता है इनकी लव मैरिज है, 5 साल हो गए शादी को, लेकिन हस्बैंड जो है वो कभी पीहर नहीं गए इनके। और जब वो सास से बात करती हैं तो वो कहते हैं कि मैंने तो मना नहीं किया, लेकिन जब वो छुप के चले जाते हैं अपनी मम्मी से तो कहीं ना कहीं उन्हें मतलब पता लग जाता है। तो वो जो उनकी सास है वो कलेश डालती हैं घर में, और पूछने पर वो झूठ बोलती हैं कि भाई मैंने तो कुछ बोला नहीं। तो सिंपल सी बात है कि सास झूठ बोलती है, आपकी सिचुएशन ये बन रही है, और झूठों से कैसे पार पाना है ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं उन्हें बहुत लंबी वाली जयराम जी की कर देती हूँ। जब मुझे एक बार समझ में आ जाता है कि ये बंदा फ्रीक्वेंटली झूठ बोल सकता है और बहुत ही मजे से बोलता है, कहीं अटकता भी नहीं है, मैं उस बंदे से ज्यादा खतरनाक किसी को नहीं मानती, और मैं उसे किसी भी कीमत पे अपने आप से दूर कर देती हूँ, फिर चाहे वो कोई भी हो। मुझे झूठ हैंडल करना नहीं आता। आदमी गाली, टॉक्सिक, कुछ भी ताने, ये सब चीजें आप हैंडल कर लोगे, लेकिन जो आदमी अपनी बात कह के और साफ मुकर जाए, उससे मैं नहीं जीत सकती। तो झूठे का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मेरे साथ ये सिचुएशन हो तो मैं उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ जाती हूँ। आप देख लो, अगर आप ये कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो आदत डाल लो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जब छुप के जा ही सकते हो तो उन्हें पता ही मत लगने दो और ऐसे चले जाओ, तो वो भी खुश, आप भी खुश। मेक श्योर करो कि उन्हें पता ही ना लगे। ये दूसरा तरीका हो सकता है। एक आया, देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, मतलब वैसे है कि वो एक महिला है जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उनको ससुराल की प्रॉपर्टी से कोई शेयर नहीं मिला, और जो अब उनके मैके वाले हैं वो उनपे सेकंड मैरिज का प्रेशर बना रहे हैं। यहाँ तक लगता है स्थिति कितनी खराब है, मतलब एक बड़ा दुख पड़ गया। दुख पड़ा नो डाउट, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो वो अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। अपना, अगर उनके बच्चे हैं उनका,
वो डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल आप स्वतंत्र हो। आप पर किसी तरीके का प्रेशर नहीं है कि दूसरी शादी आपको करनी ही करनी है। तो कंप्लीटली और चॉइस। और रही बात ससुराल से शेयर ना मिलने की, जरूरत क्या पड़ी है, आप कमा रही हो और जो मजा अपनी कमाई में है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, किसी के मिले हुए पैसे में नहीं है। चाहे वो अपने मैके वालों ने दिया हो या अपने ससुराल वालों से मिलने की आपको उम्मीद हो, तो उनका है, उनका उन पे छोड़ दो। अपने दम पे जो आपसे बन पड़े वो बना के अपने बच्चों के लिए खड़ा करो। रही बात दूसरी शादी की, मन ठुकता है करो, नहीं मन ठुकता मत करो। आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो क्योंकि आपकी नौकरी है। तो अगर आप अपने हस्बैंड के साथ अभी तक जुड़ाव महसूस करती हैं और चाहती हैं कि आप अकेली शांति से उनकी यादों के साथ रहें, तो यू आर फ्री। और अगर आप चाहती हैं कि आप लाइफ में मूव ऑन करना चाहती हैं, तो भी कोई बात नहीं है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार अपना मन टटोलो, जो अच्छा लगे वो करो। आता है जी हस्बैंड से बात करने वाला, जो मैंने बोला था कि मतलब अफर्मेशन से बात करो, ढंग से बात करो कि उन्हें ये समझ में आए कि मैं सीरियस हूँ इस बात को लेके। उस पे आया कि जी ऐसे बात करेंगे तो हस्बैंड तो इतना कलेश डाल देंगे, गाली गुफ्तारी एंड ऑल दैट। सही बात है। अब इस कंडीशन में आपको अपना मन टटोलना है कि दो प्रॉब्लम है आपके सामने। एक, जो आप अपने हस्बैंड से मनवाना चाहती हैं, अगर वो पूरी ना हुई तो जो आपको फील हो रहा है। और दूसरा, जब आपने वो बात कर ली और आपके घर में कलेश डल गया वो। तो आप खुद जज करो उन दोनों में से क्या हैंडल करना आपके लिए ज्यादा आसान है। अगर आप कलेश से बचने के लिए किसी भी हद तक बर्दाश्त कर सकती हो तो फिर मत बोलो, जैसा चल रहा है चलता रहेगा। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है जिसमें आप अब जी ही नहीं सकती, आप घुट रही हैं, तो फिर कलेश तो होगा भाई। क्योंकि जो चीज इतनी स्मूथली चल रही है और वो फिर अचानक से चेंज होगी तो घर में उधम तो मचता है। तो अब आप तसल्ली से अपने दिमाग में ये सोचो कि जो प्रॉब्लम आप डिस्कस करने जा रहे हो वो ज्यादा बड़ी है, या जो उसके बाद कलेश बड़ा होगा वो मतलब आपके लिए क्या आसान रहेगा बर्दाश्त करना, वो ही करो फिर आप। एक आया है, मेरी बड़ी रेगुलर व्यूअर हैं, लगभग कमेंट करती हैं हर चैनल पे। उनका यूट्यूब चैनल था, ग्रो भी हो गया और लगभग 10,000 उनके सब्सक्राइबर भी हो गए हैं अब। और काफी टाइम से उन्होंने वीडियो भी नहीं डाली है, तब भी वो बढ़ रहे हैं, 7 से 10 पे पहुंच गए। अब उनके हस्बैंड भी कहते हैं कि वीडियो डाल दो ये वो, लेकिन वो उनका कहती हैं कि मेरा अब मन नहीं करता, जबकि मुझे पसंद था। तो देखो, बीइंग अ यूट्यूबर, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं, जब आप कंटिन्यू वीडियो नहीं डालते तो कहीं ना कहीं आपका रिदम टूट जाता है और इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि देखो, मेहनत तो है, नो डाउट मेहनत है, कहीं ना कहीं आपका दिमाग पूरी तरीके से बिजी हो जाता है और काफी हद तक आपको शरीर से भी घंटे देने पड़ेंगे। तो जब आपको पसंद था आपने तभी शुरू किया और आपके कंटेंट में जान थी, इसीलिए आपके 10,000 तक सब्सक्राइबर हुए, हर एक के नहीं होते। तो मैं तो सलाह यही दूंगी कि अभी बेमन से ही बनाओ, लेकिन शुरुआत में कोई भी 1 या 2 वीडियो छोटी छोटी आप बना के पोस्ट कर दो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर गई तो भी आपको अच्छा फील होगा, और नहीं भी परफॉर्म करी तो उससे एक फायदा होगा कि आप रिदम में आ जाओगे 2-3 वीडियो बनाने में। उसके बाद शायद आप वापस अपने फॉर्म में आ जाओगे। और अगर चैनल 10,000 तक पहुंच गया और आपको पसंद था, आपने मजबूरी में नहीं शुरू किया था, तो मेरे ख्याल से आपको कंटिन्यू कर लेना चाहिए। तो देखते हैं, मैं देखूंगी आपका चैनल अगर आया मेरी वॉल पे तो। एक क्वेश्चन आया है कि जी इनकी जॉइंट फैमिली है, बहुत मतलब बड़ा परिवार है, सारा काम खुद करती हैं, साथ में पढ़ाई कर रही हैं और कई सारी मतलब उन्होंने क्लासेस और डिग्रियां शादी के बाद ली हैं। लेकिन अब इनका रिसेंटली मदर की इनकी डेथ हो गई और इनको पीहर में भी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। बच्चे भी हैं, पढ़ाई भी है और ज्वाइंट फैमिली का काम भी है, जो सारी चीजें अब इनसे हैंडल नहीं हो पा रही। लेकिन पढ़ाई और कंपटीशन वाली जो तैयारी है वो ये छोड़ के अधूरा अधूरा सा महसूस करेंगी, तो वो भी नहीं छुट पा रहा। तो अब क्या करें, बात ये है। तो देखो, आप मेरी लाइफ देख लो, इतनी बिजी हो गई है, इतनी बिजी हो गई है, लेकिन मैं यूट्यूब छोड़ने का मेरा मन होता है, ना मैं जॉब छोड़ सकती हूँ, ना मैं अपने बच्चे छोड़ सकती हूँ। मैं चाह के भी मेड भी नहीं लगा पा रही, क्योंकि मेरे अपने रीजंस हैं, मतलब मुझसे नहीं हैंडल होगी, है ना। सारी चीजें मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं और मैं चाह के भी किसी भी चीज से अपना दामन नहीं छुटा पा रही। तो ऐसी स्थिति बहुत सारे लोगों के साथ हो जाती है। तो उसमें दो ही मतलब तरीके हैं। देखो, या तो जैसी आपकी लाइफ है उसको एक्सेप्ट कर लो। अब आपको पता है कि करना क्या है, कैसे करना है, वो आपका दिमाग आपको फिर खुद बताना शुरू करेगा।
लेकिन जब तक आप कंफ्यूज हो कि करना क्या है, आप ये सोच रहे हो इसको करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, तब तक आपका दिमाग आपका आगे की चीज नहीं बताएगा और फिर आप इसी में रह जाओगे कि करूं नहीं करूं। तो जब आपकी सारी चीजें आपको पता है कि पीहर ससुराल की ज्वाइंट फैमिली जो आप इतने दिन से संभाल रहे हो, पढ़ाई जब आपने 3-4 डिग्रियां ले ली तो हो सकता है आप ये भी क्वालिफाई कर ही जाओ, और हो सकता है क्या भगवान करे कर ही लो। लेकिन ये एक मुश्किल टाइम है। और ये सोचो ना, अभी आप तो तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब आपकी जॉब लग जाएगी तब आपको लगातार 5-6 घंटे और देने पड़ेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसी की वैसी रहने वाली है, तब भी तो आप करोगे। तो ये सोच के कर लो कि जैसे भी हो, अभी खींचातानी थोड़ा यहाँ कम करो, थोड़ा वहां बढ़ाओ, थोड़ा वहां कम करो, थोड़ा इधर बढ़ाओ, इस तरीके से करके आप अभी एडजस्ट कर लो। और मेन जो अपना दिमाग है वो सब तरफ से जो मेन एनर्जी है वो हटा के लगाओ उस कंपटीशन वाले एग्जाम पे। आपकी लाइफ को नया टर्निंग पॉइंट वही चीज देगी। घर में एक खाना कम बन जाएगा या पीहर में आप 2 चक्कर कम लगा लोगी, कुछ नहीं होने का, सब संभल जाता है। लेकिन पेपर आपको ही देना है, तो उसमें आप अपना 100% दो, बाकी चीजें आप साइड में लेके चलो। धीरे धीरे ये टाइम भी निकल जाएगा और फिर आप सॉर्टेड हो जाओगे। आता है जी, मेरे हस्बैंड घर का सारा खर्च उठाते हैं, थोड़ी भी लेट हो जाती है सैलरी तो मेरी सास जो है वो सारे में मेरी हस्बैंड की बुराई करती है, और मैं घर का सारा काम करती हूँ, फिर भी हम बुरे हैं। क्या करूं? क्या ही करोगे जब करने के बाद भी बुरे हो, मन आपके फटे पड़े हैं, क्यों रह रहे हो फिर? सीधी बात है। अगर कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, बर्दाश्त भी नहीं हो रहा और करने के बाद भी गालियां खा रहे हो, इससे अच्छा तो बिना करे गालियां खा लो, सिंपल। अगर बात यही है कि भेदभाव भी है घर में, आप कर भी रहे हो फिर गालियां भी खा रहे हो, तो क्या जरूरत पड़ी है? अपनी लाइफ है, ठीक है। इतने बुरे हैं हम, लेट इट बी। मेरे हिसाब से तो यही सिंपल है। या तो एक ऐसा जुड़ाव होता है कि हम गालियां खाते रहते हैं फिर भी हम इन्हें छोड़ के नहीं जा सकते, वो सिचुएशन अलग हो जाती है, तब तो आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा। तो अब देख लो आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। अगर अलग हो सकते हो अलग हो जाओ, रीजन के जी हम तो हैं ही बुरे, आपको खुश नहीं रख पा रहे थे, अब आप रह लो, सिंपल है, इतनी बड़ी बात नहीं। अब आता है जी बड़ा अजीबो गरीब सा है कि अपना घर बनाना है लेकिन मनी प्रॉब्लम है। सबकी यही प्रॉब्लम होती है, जिसकी मनी प्रॉब्लम ना हो वो तो घर बना ही लेगा। तो मनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? एक दिन में घर के लायक पैसे तो जुड़ेंगे नहीं। आप धीरे धीरे अपनी तनख्वाह में से आपकी जो भी कमाई है उसका एक हिस्सा घर के नाम पे आप इन्वेस्ट करना, सेव करना शुरू करो। और जब एक बेस अमाउंट आपके पास होगा तो बाकी का अमाउंट आप लोन पे अरेंज कर लोगे, तभी तो आप घर बना पाओगे। तो मेन अपने एक बजट तैयार करो कि कितने तक का आपको घर लेना है और कितने तक का आपके पास लोन का हिसाब किताब है, और उसके बाद आपको मेन जो कैश चाहिए अपने पास वो कितना चाहिए, और फिर वो आपकी कमाई में से कितने हजार रुपए महीना आप बचाओगे और तब कितने दिन में बनेगा, वो सारा आप लिख के कैलकुलेट करो। मनी प्रॉब्लम सबके साथ होती है लेकिन फिर भी दुनिया के घर बनते हैं, इसी तरीके से बनते हैं, हिसाब किताब लगा के कि कितनी हमारी कमाई है और उसके आधार पर हम कितने तक का घर लेंगे। और धीरे धीरे बनते हैं, एक दिन में नहीं बनता मिडिल क्लास लोगों का घर। आते हैं जी एक कि क्या बेटा होना जरूरी है। उनकी 3 बेटियां हैं, टॉन्टिंग होती है, मेरे से पूछ रही है कि क्या बेटा होना जरूरी है। मेरा तो जग जाहिर है बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये कोई जिद करने की चीज नहीं है, ऊपर वाले ने दे दिया सर माथे, नहीं दिया तो उनके पीछे आप लठ लेके तो भागोगे नहीं कि जी बेटा चाहिए ही। मैंने देखे हैं अबॉर्शन करा करा के लड़कियों के, उसके बाद फिर बेटा चाहिए ही चाहिए और जन्म देते हैं बेटों को, वो अलग चीज है। जिसके बस की है अपने पेट में बेटी को मार के फिर दोबारा कंसीव करें, फिर जब तक बेटा ना हो जाए उस बेटी को मारते रहें, फिर बेटा पैदा करें, तो भाई जिसके पास है ये कैलिबर वो करे। मेरे हिसाब से बेटा इतना जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप अपना शरीर खराब करो या बेटियों को मारो अपने पेट में। तो ये सबके इंडिविजुअल है। मैं अगर पूछो कि बेटा जरूरी है, नहीं है, चल जाता है काम। रहना आपके पास कोई नहीं है बुढ़ापे तक, ना बेटा ना बेटी, ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। जो कोई आपको दे रहा है ना उल्हाने, दिखा दो उन्हें। अभी तो किस्से मिलने शुरू हो जाएंगे, आसपास में ही मिल जाएंगे कि बेटा या बेटी बुढ़ापे में साथ कोई नहीं रहना। आपके लिए बच्चे सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा के आप काबिल बना दो और जाने दो उन्हें। फिर ये है हिसाब। तो क्या बेटा और क्या बेटी। फिर
अगला आता है जी, मन ही शांत ना हो तो सुकून कहाँ से। पिछली बार जो मैंने कोट डाला था कि सुकून मन में मिलेगा, तो यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि सुकून मन में मिलेगा। अगर मन में नहीं है तो बाहर भी नहीं मिलेगा। और अगर आपका मन शांत नहीं है तो पहले उसके अंदर ही खोजबीन करो, अपने आप से बातें करो कि आपका मन अशांत क्यों है। उस कारण को ढूंढो, फिर उस कारण को दूर करो। जब आपका मन शांत हो जाएगा तो फिर सारी दुनिया जो है वो आपको अच्छी नजर आएगी, सुख में नजर आएगी, आपका दिमाग शांत रहेगा और आप खुश रहोगे। तो हर एक के मन का, उसे सबसे ज्यादा हमें हमारे मन का हमें पता है ना, हम क्या फील कर रहे हैं। दूसरे को कोई शब्दों में बता पाता है, कोई नहीं बता पाता, लेकिन हमें तो अपने मन का पता लग रहा है ना, हम क्या फील कर रहे हैं। तो उस आधार पे उसका सबसे सही इलाज हम खुद ही कर सकते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं हम, कोई दूसरा हमें हमसे अच्छी सलाह थोड़ी दे देगा। तो पहले अपने आप से ही पूछो कि दिक्कत क्या है, और फिर उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। अगर लाख सोचने पर भी ना मिले, तब दूसरे से पूछो जो तुम्हें लगता हो कि अपने से ज्यादा समझदार है या ये बात को समझ पाएगा शायद मेरे से ज्यादा तो है। वरना ज्यादातर प्रॉब्लम्स के हल ना आपको खुद ही पता होते हैं। आपको इक्सा करते हैं जी ओवर थिंकिंग, कि ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ, सब चीजें ठीक हो जाती हैं, पता है ऐसा ठीक हो जाएगा लेकिन फिर भी करती हूँ। ये दिक्कत तो मेरे साथ भी है। तो मैं तो इसे ओवरकम करने के लिए सिंपली आप बिजी इतने हो जाओ कि ओवर थिंक करने का टाइम ही ना मिले। खाली बैठोगे, खाली दिमाग शैतान का घर। अपने आप को फिजिकली बिजी रखना शुरू करो, दिमाग अपने आप काम डाउन हो जाएगा। सिंपल, ये मैं फॉलो करती हूँ, यही आपको सजेस्ट करूंगी। एक आता है कि जी उनके पास केवल संडे ही होता है, कोई और छुट्टी नहीं होती, तो वो घर कैसे मैनेज करें। उसमें आपको जी सुबह और आफ्टर जो वो है प्रोडक्टिव रूटीन वो अप्लाई करना पड़ेगा। आपको टाइम टेबल ऐसा बनाना पड़ेगा कि संडे वाले दिन के लिए आपके पास कुछ एक काम बचे। ऐसा ना हो कि आपने हफ्ते भर भी कुछ नहीं किया और फिर संडे इतना ओवरवेलमिंग हो गया और फिर दोबारा रिफ्रेश हुए बिना एक संडे गया और फिर अगला दोबारा फिर पूरा हफ्ता शुरू हो गया। तो आपके लिए वही है कि हो सके तो मेड ऐसे टाइम पे अरेंज कर लो जो सुबह आपके जाने से पहले आ जाए, शाम को आपके आने के बाद आए। और दूसरी चीज, अपना टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि सारे काम जो है वो साथ साथ चलते रहें, सब कुछ संडे के लिए पाइल अप ना हो जाए। तो फिर संडे में आप कुछ अटके हुए काम अपना पूरा करके थोड़ा सा मी टाइम अपने लिए निकाल लोगे। यही तरीका है बस। आता है जी उनकी नई नई शादी हुई है, ज्वाइंट फैमिली है, कोई भी कुछ भी कह देता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। इस पे ना बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। जब शादी नई नई होती है ना तो बातें ज्यादा बुरी लगती हैं, और जब हम थोड़े से पुराने हो जाते हैं तो फिर वो ढीठ सी वो दिखाते हैं ना मीम्स में, वो इंस्टाग्राम पे रील्स में। वो सही बात है। तो अभी आप नए नए हो, अभी आपका दिल बड़ा नाजुक है, तो अभी आपको ताने लेने की आदत नहीं है, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। पेशेंस। और सही बताऊं, इनका कोई सिर पैर नहीं है, इतना मन पे लेने की जरूरत नहीं है कि तबीयत खराब हो जाए, कुछ और है। अपने आप को यही बोलो कि इट्स टेम्पररी, और इनका कोई मतलब नहीं है। ये व्यर्थ की बातें हैं जो ये बोल रहे हैं, फजूल है, उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो आप उसे बिल्कुल भी मन पे मत लो, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। ये टैलेंट जितना जल्दी आप में आ जाएगा उतनी जल्दी आपकी लाइफ सुखी हो जाएगी। बहुत ज्यादा बार कमेंट आया है एक ही आईडी से कि मेरी बेटियों की हेयर केयर, तो उनकी हफ्ते में या 15 दिन में एक बार बजाज आमंड ड्रॉप से जो है वो तेल मालिश हो जाती है। 2 बार शैम्पू होता है, पेंटीन हम लोग यूज करते हैं मेन, और कभी डव, इसके अलावा अगर दूसरा अल्टरनेटिव है, और गार्नियर फ्रूक्टिक्स का कंडीशनर। तो शैम्पू के बाद कंडीशनर हमेशा मैं भी करती हूँ और मेरी बेटियां भी करती हैं, ये कभी भी स्किप हम लोग नहीं करते। बस इतनी सी केयर है और कुछ भी नहीं। कोई हम हेयर पैक नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, और बाकी के बस यही है, मेरी भी और उनकी भी। इसके बाद है जी पति माँ बाप की सेवा में पागलों की तरह लगे रहते हैं, कहते हैं तुम मर जाओ जाकर कहीं, अपनी पत्नी से कहते हैं, और उनके बच्चे भी हैं। अपने मैके वालों को बुला के, उनके कुछ रिश्तेदारों को बुला के, माँ बाप को बुला के, अपने मतलब सास ससुर को एक बार ढंग से बैठ के ये बात बताओ कि भाई ऐसे कहते हैं कि हम मर जाएं जाकर, तो कहाँ मर जाएं और चले जाएं क्या सच में? एक बार बात तो कर लो, क्या जोश जोश में कह दिया हो या क्या है मतलब। और रही बात माँ बाप की सेवा के, तो भाई हर बेटे का फर्ज होता है, देखो जी करना। कोई कर रहा है नहीं कर रहा वो उसकी अपनी चॉइस है, या कर नहीं पा रहा। कई बार ऐसी कंडीशन भी हो जाती है, चाहता है करना लेकिन नहीं कर पा रहा वेरियस रीजंस की वजह से। तो देखो ये तो कोई कमी हम उनकी बता नहीं सकते कि वो अपने माँ बाप की सेवा क्यों कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जरूर कमी है कि आपको क्यों कह रहे हैं मर जाओ जाकर। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर उन्होंने बस ऐसे ही फ्लो में कह दिया है, भाई आपके 2 बच्चे हैं, आप उनके साथ बिजी रहो,
उनको छोड़ दो। माँ बाप हमेशा के नहीं होते, उनको याद आएगी आपकी कि हाँ मेरी पत्नी भी है, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन फिलहाल जो कंडीशन आपके घर में चल रही है उसके चक्कर में आपके बच्चों का बचपन सफर हो रहा है, तो उनके डैडी बिजी हैं, तो आपका फर्ज है कि आप जो है उन्हें माँ और बाप दोनों का स्नेह देती रहे हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो खिले रहे आपके, और आप दोनों के बीच में जो चल रहा है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा पक्का। एक आया है जी, टॉक्सिक हस्बैंड है, सब कुछ करके देती हूँ जो भी ये आदमी मुझे कहता है, लेकिन फिर भी कोई कदर नहीं, कुछ नहीं। एक बार रिवर्स ट्राई करके देख लो, मत करके दो हर चीज। कई बार मैंने देखा है बिना मतलब ही सिर पे बैठाए रखते हैं कि ऐसा कुछ बात होती नहीं। आप वो वाली पिक्चर देखिए आपने, संजीव कुमार वाली, पति पत्नी, और वो शायद उसका नाम है, कि वो स्टार्टिंग में दोस्तों के चढ़ाए में ना यही बोलता है कि बीवी ये अगर इतने बजे नहीं हुआ तो हो जाना चाहिए, वरना, वो वरना कहता था और उसकी बीवी डर के भाग जाती थी कि वरना वरना वरना, लेकिन 3-4 दिन में वो खुद ही कह देती है कि वरना क्या, तो वो एकदम बैकफुट पे आ जाता है। तो कई बार हम कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं अपने आप को। ठीक है, बीवी का काम है घर संभालना मेन देखा जाए तो, लेकिन फिर भी अगर करने के बाद भी अगर आदमी इज्जत ही नहीं दे रहा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आप पूरी कर रहे हो, उसके बाद भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो एक बार बात करना तो बनता है। नहीं तो फिर इतना आज्ञाकारी पत्नी बन के फायदा क्या, सीधी बात। तो एक बार बात कर लो यार, जितना आप करके दे रहे हो ना, जितना आपने कमेंट में लिखा था, यहाँ तो मैं ज्यादा नहीं बता रही, लेकिन उतना बहुत ज्यादा आप कर रहे हो, शायद उसमें आप कुछ कमी करके दो, शायद तब आपकी अहमियत आपको उनको मतलब पता लगे आपके पति को। तो एक बार रिवर्स वे भी ट्राई कर लेना चाहिए। कई बार हम बहुत ज्यादा करके दे रहे होते हैं, इसलिए भी हमारी कदर नहीं होती। अगला है जी, देवर निठल्ला है, घर में रहता है और औरतों की तरह टॉन्ट करता है। तो आप भी उन्हें औरतों की तरह जवाब दे दो। जब वो आदमियों की तरह बात नहीं कर रहे, औरतों की तरह बात कर रहे हैं, तो आप भी औरतों की तरह ही जवाब दो उन्हें। नंद जेठानी सास होती है ना, उन्हीं में से एक इन्हें भी मान लो। तो जैसे उन्हें डील कर रहे हो वैसे इसे भी डील कर लो। अच्छा जी, एक आया बड़ा अजीब सा कि जब मैं ठीक हूँ तो सारे काम मैं करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो सबका मुंह बन जाता है, और इवन उनकी सास जो है वो खाना बनाती है और उनके लिए खाना नहीं बनाती। कितनी गलत बात है। खैर, उनकी गलती उन तक छोड़ो, आप जोमेटो या स्विगी ऐप डाउनलोड कर लो, अपना खाना मंगा लिया करो बाहर से, जिस दिन आपकी तबीयत खराब हो, ऐसा जो आप खा पाओ, जो आपको हजम हो जाए। नहीं तो फिर यह है कि अगर सबका खाना बन चुका और आपका नहीं बना, तो फिर जैसे तैसे हिम्मत करके उठो और अपने लिए थोड़ा सा जो भी बनाना है आपको, मूंग की दाल की खिचड़ी या कुछ भी थोड़ा बहुत बना लो। अब उसमें कोई ये कहे जी इसके लिए कैसे खड़ी हो गई, तो आपके पास जवाब है कि भाई भूख लग रही है, मेरा खाना नहीं बना तो कुछ तो करूंगी। बस दुख होता है, लेकिन उसका आप कुछ कर नहीं सकते। सास केयर करने का दिखावा करे तो क्या करें, कि बहुत केयर करती हैं आप ना, ज्यादातर काम जो है वो औरों के सामने ही किया करो, तो दिखावे के चक्कर में ना थोड़ा बहुत कुछ तो करना पड़ेगा ना रियलिटी में, नहीं तो फिर ज्यादातर लोगों को पता लग जाएगा कि भाई ये कहती तो कुछ और है, और जब हम इनके घर जाते हैं तो बात कुछ और होती है। तो ट्राई करो कि आपके यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आए, तो दिखावा कब तक करेगा आदमी। जैसे बिग बॉस में नहीं होता कि आदमी 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता एक मुखौटा सा पहन के रहेगा, लेकिन जब उस पर निगाह रखते ही रहेंगे तो कभी तो उसका असली चेहरा आएगा बाहर। तो अगर कोई आदमी दिखावा कर रहा है तो आप भी मेक श्योर करो कि दिखावे के लिए दर्शक हमेशा मौजूद रहे, कर दिखावा। यही तरीका होता है ऐसे आदमी को ठीक करने का। अगला आता है जी, सास ननद मिलके मेरी बुराई करती हैं, कॉल रिकॉर्ड करती हैं, है ना, और मैं ही हाल चाल ले लेती हूँ, लेकिन मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती। और उनके ननद ये कहते हैं कि भाई मेरी मम्मी चाहे गलत हो या सही हो, मैं तो मम्मी का ही जो है साइड लूंगी। तो मैं क्या करूं, क्या करो जब उन्होंने सीधे कह दिया कि भाई हम तो एक टीम है, और सही हो या गलत हो हम तो एक ही टीम रहेंगे। तो आप जब हो ही गई अलग टीम, तो फिर तो आमने सामने की बात है ही, तो फिर आप अच्छे बुरे बनने की चिंता कर क्यों रहे हो। जितना आपसे हो रहा है उतना कर दो, नहीं हो रहा लेट इट बी। बुराई तो वो अब भी कर रही है। बात दिक्कत वही आती है, सारे क्वेश्चनों का निचोड़ अगर देखो, जब हम अपनी लिमिट्स से आगे बढ़ के कुछ काम करते हैं किसी के लिए,
तो ना चाहते हुए भी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि ये हमें अच्छा बोलेगा, ये हमारी भलाई करेगा, और फिर जब सामने से भलाई नहीं आती तो फिर हमें लगता है बुरा। ठीक है, ये बात हो जाती है। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, कहीं पर भी ये बात हर जगह लागू होती है। और ये इतना मैंने इसलिए बोला इस टॉपिक पे क्योंकि एक कमेंट आया था कि ऐसे बैठ के बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिस पे ताने कसे जाते हैं ना, जब कसे जाते हैं तो उसे ही पता चलता है, और ऐसा लगता है कि हमारे हिस्से में तो कभी भलाई आनी ही नहीं, हम चाहे कितना भी कर लें। तो ये उसी का जवाब है कि कितना भी कर लें उसके बदले में हमें भलाई मिले, ये एक्सपेक्टेशन ही राड़ की जड़ होती है। तो आप उतना करो जितना आपको बिना अपने आप को आप कष्ट दिए कर पाओ, तो आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगी। फिर कोई ताने कसे या तारीफ करे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तारीफ कर दी तो अच्छा लगेगा, लेकिन ताने कस भी दिए ना तो बुरा नहीं लगेगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। जितनी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कोई भी कि ये सिर्फ यहाँ बैठ के बोल रही हैं और रियल लाइफ में इनके साथ होता तो क्या। ज्यादातर चीजें, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना जो मैंने कभी रियल लाइफ में फेस ही नहीं किया, या फिर मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं उस क्वेश्चन को स्किप ही कर देती हूँ, मैं उसका जवाब ही नहीं देती, या फिर यहाँ पे कह देती हूँ कि मुझे नहीं पता कैसे हैंडल करना है। जितनी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मेरी लाइफ की हार्श रियलिटीज रह चुकी, मैंने फील की है ये सारी दिक्कतें, और फिर उससे ओवरकम करने का जो तरीका आसान मुझे समझ में आया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब आता है जी एक अलग सा क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट है ये, कि बीइंग अ नंद हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपने हिसाब से उन्होंने बताया कि वो सब कुछ ठीक ठीक कर रही हैं, लेकिन फिर भी दिक्कतें उनके घर में आती हैं। तो देखो, बीइंग अ नंद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, ये भी मुझे आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि अगर मैं इतनी अच्छी तरह समझ पाती तो शायद मेरा भी मैका आज वैसे ही होता कि छुट्टियों में मैं वहां जा रही हूँ एंड ऑल दैट। लेकिन कई बार ना केवल आपका सही होना काफी नहीं होता, सामने वाले की शायद इंटेंशन ही नहीं होती रिश्ता रखने की, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपकी नंद या आपकी भाभी दोनों में से कोई एक पार्टी ऐसी है जो रखना ही नहीं चाहती रिश्ता, तो फिर आप कितने भी भले हों, कितने भी सुलझे हुए हों, कितने भी अच्छे हों, आप नहीं घुस सकते उस रिश्ते में। एक ना एक दिन वो रिश्ता आपको तोड़ना ही पड़ेगा, या फिर वो ऐसा हो जाएगा कि ठीक है चल रहा है। समझ रहे हो? तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती किसी भी रिश्ते में कि बीइंग अ नंद हमारी ये ड्यूटी है या बीइंग अ भाभी हमारी ये ड्यूटी है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। सिर्फ हमें यही है कि भाई हमारी वजह से किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो, थोड़ा सा ध्यान रख लें। और दूसरी चीज ये भी है कि हम केवल अपने से दूसरे का रिश्ता देख रहे होते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि जिसके साथ हमारी शादी हुई है उसका इनके साथ क्या रिश्ता है। तो मतलब एक मकड़ जाल सा होता है रिश्तों का ना। तो इसमें कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि हम ये करेंगे तो हमारा रिश्ता स्मूथ जाएगा। सामने वाला भी तो करे ना उस हिसाब का कि चीजें दोनों तरफ से होंगी तभी बात होगी। तो आप अपनी तरफ से कितने भी अच्छे हो जाओ, अगर सामने वाला आपको चाह ही नहीं रहा ना, तो फिर आप नहीं कंटिन्यू कर पाओगे उस चीज को। तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती बीइंग अ नंद एंड बीइंग अ भाभी। बस आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार सोच के देख सकते हो, तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगी, और अगर उसका सोल्यूशन हो सकता है तो आप सोल्यूशन करो बैठ के। और अगर लग रहा है कि प्रॉब्लम वही है कि भाई रखना ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, लेट इट बी। फिर गंद मचाने से कुछ फायदा नहीं होता, आप अपने ट्रैक पे चलते रहो, वो अपने पे। बस तो मेन तो वही दिक्कत होती है, ज्यादा मीठे में, कहते हैं ना ज्यादा मीठे में ही चींटियां आती हैं, वो कुछ ऐसी कहावत है, बस वो वाली बात हो जाती है कि इतना किसी की लाइफ में घुसो ही मत कि वो आपको निकाल के फिर बाहर फेंकना पड़े उसे। नॉर्मल रहो तो सही रहता है। तो ये चीज नंदों पे भी अप्लाई होती है कि नॉर्मल रहो, किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर करो ही मत कि आप उनके लाइफ के विलन बन जाओ। और 50 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया है कि बीइंग अ नंद मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैंने उनको बोला भी था कि नाइस क्वेश्चन। अभी तक सारे क्वेश्चन यही आ रहे हैं कि मेरी नंद से मैं परेशान हूँ, मेरी नंद से मैं परेशान हूँ। और जो क्वेश्चन कर रही हैं वो भी तो कहीं की नंद होंगी, कोई ये नहीं कह रहा मैं अपनी भाभी से परेशान हूँ। लेकिन समझ नहीं आता है, मतलब हमारी सोसाइटी ना फंसी हुई सी है थोड़ी सी। कुछ चीजें हैं जो बार बार हर एक के लाइफ में आती हैं, अटकती हैं, उन्हें परेशान करती हैं, और वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। खैर, अब ये व्लॉग यहीं पर खत्म होता है, क्वेश्चन आंसर वीडियो।
और फटाफट से इसको एडिट करके भेजती हूँ आपके पास संडे में। अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और इसी वीडियो के कमेंट्स में ही अपने क्वेश्चन मतलब करना अगर आगे के लिए किसी को करने हो, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है अगर आप रैंडमली किसी भी वीडियो पे कुछ भी पूछ लें। तो कोशिश किया करो जो आओ बहनें बातें करे वाली सीरीज है ना, उसमें ही उसी लेटेस्ट वीडियो में आप कमेंट करो ताकि मैं कोई क्वेश्चन मिस ना करूं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।